एक दिन की बात है। मनीषा को उसकी सहेली दीप्ति का कॉल आता है। अरे दीप्ति, मैंने कल फोटो भेजी थी ना वो पर्स की, कैसा लगा तुझे? पूरे 3,000 का है। बाप रे बाप, 3,000 का? मैंने तो आज तक 2,000 का पर्स भी नहीं खरीदा और तूने सीधे 3,000 का पर्स खरीद लिया। वाह मनीषा वाह, वाकई में तेरा पति तो बहुत अच्छा है। ये तो है, ये तो मेरी सारी बात मानते हैं। मैं जो कहूँ मुझे ला कर देते हैं। वो तो है, चोरों का गुलाम तेरा पति। हाँ वो है। मेरा पति कहना तो मानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना तेरा पति तेरा कहना मानते हैं। अच्छा तू ये बता, शॉपिंग के लिए कब चलना है? 15 दिन हो गए, कुछ खरीदा नहीं। मेरे ना हाथ कांपने लगे हैं। शॉपिंग है ही ऐसी चीज, एक बार लत लग जाए तो जल्दी छूटती नहीं। वो तो है। अच्छा तो ठीक है, 5 दिन बाद चलते हैं। और इस तरह दोनों सहेलियां गप्पे लड़ाती रहती हैं। 5 दिन बीत जाते हैं और तभी लगता है जेठानी जी ने नई फोटो अपलोड की है, जरा देख लूं। मनीषा अपनी जेठानी की नई पोस्ट देखती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि मनीषा की जेठानी ने अपने हाथ में एक पर्स पकड़ा हुआ था जो एक फेमस ब्रांड का पर्स था और उसकी कीमत करीब 25,000 रुपए थी। अरे ये तो वही पर्स है जो उस दिन पार्टी में नैन्सी आंटी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और वो तो बोल रही थी कि इसकी कीमत 25,000 रुपए है। हे भगवान, एक मैं हूं जो 3-4 हजार रुपए से ऊपर बढ़ ही नहीं रही हूं। मनीषा हमेशा ऐसी ही अपनी जेठानी से छोटी छोटी बातों पर कंपैरिजन किया करती थी, और आज जब उसने अपनी जेठानी के हाथ में ये महंगा पर्स देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो अपनी जेठानी का पोस्ट देखकर बहुत गुस्सा होती है। जब रात होती है, अरे क्या हुआ मनीषा, इतनी देर से देख रहा हूं मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। ये देखिए जेठानी के हाथ में 25,000 का पर्स है। क्या कभी आपने मुझे इतना महंगा पर्स दिलाया है? और सासू माँ के बारे में तो क्या ही बोलूं, जब भी उनसे कुछ पैसे मांगो तो कुछ ना कुछ बहाने बना देती है। आपको पता है जेठानी जी जब पिछली बार इंडिया आई थी ना, तब सासू माँ ने उन्हें अपने मोटे मोटे 2 कंगन दिए थे, जिसकी कीमत लगभग 3-4 लाख रुपए तो होगी। अरे लेकिन तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब माँ ने तुम्हें कंगन, जेवर और बहुत कुछ न जाने क्या क्या चीजें दी थी, और वो इतने सालों बाद आई थी तो उन्हें तो देना बनता है ना। आप ना हमेशा अपनी माँ की साइड लेते रहो। देखो बेवजह तुम इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत हो, और तुम्हें पता है ना मेरे भैया की सैलरी कितनी है, और ऊपर से भाभी की जॉब भी है, तो दोनों मिलकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उनके लिए 25,000 का पर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम भी कमाओ ना मेरे लिए। मनीषा कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें दिखता नहीं मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूं। ठीक है, बहुत हो गया। मनीषा ऐसे ही अपने पति के साथ बहस करते करते सो जाती है। अगला दिन आता है। मनीषा अपने किचन के काम में लग जाती है। वहीं मनीषा की सासू माँ अपनी बड़ी बहू के साथ वीडियो कॉल कर रही है। अरे वाह बेटा, वहाँ तो अभी तक ठंडी हो रही है। अरे भगवान, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। हाँ सासू माँ, यहाँ तो 12 महीने ठंडी होती है। वैसे अभी तो यहाँ इतनी ठंड नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ठंड है। और इंडिया में तो बहुत गर्मी पड़ती है, बाप रे बाप। पता नहीं अगली बार आऊँगी तो कैसे रहूँगी, मुझे ना यहाँ की आदत पड़ गई है। वो तो है बहू। अरे ये बता रोहन कहाँ है? माँ जी रोहन तो अभी कॉलेज गया है। तूने उसकी फ़ोटो डाली थी ना, कितना गोरा हो गया है मेरा पोता, नजर ना लगे मेरे पोते को। और दूसरी ओर यहाँ मेरे छोटे पोते सोमेश का तो कितना रंग दब गया है। अरे यहाँ पर गर्मी ही इतनी पड़ती है, बेचारा रोज इतनी धूप में स्कूल जाता है। जो भी बोलिए माँ जी, इंडिया की बात ही अलग है। हाँ, जो यहाँ रहते हैं उन्हें विदेश पसंद है, और जो विदेश में रहते हैं उन्हें यहाँ का पसंद है। अच्छा माँ जी, ये देखिए मैंने अपने आंगन को कैसे सेट करवाया है। तभी पीछे से मनीषा आती है, क्योंकि उसे भी करीना का घर देखना था। मनीषा पीछे खड़ी होकर अपनी सासू माँ और अपनी जिठानी की वीडियो कॉल देखती रहती है। वहाँ करीना अपने बड़े से घर के आंगन को सासू माँ को दिखाने लगती है, और साथ ही साथ घर के अड़ोस पड़ोस के इलाके को भी दिखाती है। वाह वाह, सब कुछ कितना अच्छा और साफ सुथरा है, ऊपर से वहाँ पर कितनी शांति है। थोड़ी देर बाद जिठानी बात करके फ़ोन रख देती है। इसके करीब 2 घंटे बाद मनीषा की सासू माँ मनीषा के बेटे को फ़ोन देती है, क्योंकि मनीषा की जिठानी को उसके बेटे से बात करनी थी। हेलो सोमेश, कैसा है? रोहन भैया, आपकी हिंदी सुनकर मुझे हंसी आ रही है। ओके, हाउ आर यू? आई एम ओके।
And you? Yeah, I'm also fine. Oh, have you watched the new Toy Story movie in theater? I mean, that's awesome. That movie left an indelible impression on me. Yeah, good. What? I mean, good movie? दरअसल सोमेश को उसके बोले हुए बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वो उसे सही जवाब नहीं दे पा रहा था। Well, Sumesh, you're looking well groomed. Are you going to a party or something? Yeah, groom. तभी वहां पर मनीषा आ जाती है। अच्छा ओके रोहन, बाय। ही विल कॉल यू बैक लेटर, ओके? सी यू सून बेटा, बाय बाय। मनीषा रोहन का फोन काट देती है। रोहन, हम तुझे इतने बेकार स्कूल में भी नहीं पढ़ाते कि तू जरा से इंग्लिश भी ना बोल पाए। रोहन के सामने क्या बेइज्जती करवा रहा था अपनी? माँ, वो मेरा भाई है, उसके सामने कैसी बेइज्जती। और वैसे भी आपको पता है ना माँ, मैं इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन मैथ और साइंस में कितना तेज़ हूँ। हाँ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इंग्लिश में भी तेज होना होगा। अरे तभी तो तुम रोहन के साथ अच्छे से बात कर पाओगे। देखो, आज तुमने रोहन के सामने एक शब्द सही से नहीं बोला। अरे मम्मी, उसका एक्सेंट भी तो अलग है ना, मैं कहाँ से समझ पाऊंगा। हाँ, ऐसे बहाने बनाते रहो। अरे कोशिश करो कि तुम भी उसकी तरह बन सको। ऐसे हमारे सामने बहाने मारने से कुछ नहीं होने वाला। इस तरह मनीषा अपने बेटे को समझाती रहती है और यहाँ पर भी अपनी जेठानी के बेटे का कंपैरिजन अपने बेटे से करती है। शाम होती है और तभी मनीषा फिर से अपनी जेठानी का एक पोस्ट देखती है जिसमें वो लोग करीब 11 दिन पहले डिज्नीलैंड गए हुए थे। वाह, देखो तो ये लोग डिज्नीलैंड भी जाकर आ चुके हैं और एक हम हैं, बस यहाँ के मेले में ही 10-10 बार घूमते रहते हैं। हाँ तो कुछ भी नहीं रखा। ऐसा करती हूँ, शाम को सासू माँ और इनसे बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद मनीषा सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मनीषा अपने ससुराल वालों से कहती है, देखिए माँ जी, यहाँ पर रखा ही क्या है, हम लोग भी जेठानी जी की तरह विदेश चलते हैं ना, वहाँ हम लोग बहुत खुश रहेंगे। नहीं माँ, मेरे सारे दोस्त यहाँ पर हैं, मैं इंडिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे चुप कर तू। अरे उसे क्यों डांट रही है बहू? हम भी तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारा तन मन सब कुछ हमारे देश से जुड़ गया है, इसलिए अब हम ये देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बहू, वैसे भी दूर के ढोल सुहाने होते हैं। माना कि बहुत सारे लोग हैं जो विदेश की तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वहाँ रहना पसंद नहीं है। अरे हमारे दोस्त पवन को ही देख लो, वो 3 साल पहले भारत आ तो गया, बोल रहा था कि उसे वहाँ पर बिल्कुल नहीं जमा। अरे पापा जी, वो लोग ना समझ होंगे जो इतनी अच्छी जगह को छोड़कर यहाँ चले आए। और वैसे भी पापा जी, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। जो भी है बहू, हम ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हमारा बड़ा बेटा तो वहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो वहाँ अच्छे से सेटल हो गया है, अच्छी बात है। लेकिन अब हम अपने छोटे बेटे को यहाँ से जाने नहीं देंगे। और अगर तू सोच रही है कि तू मेरे छोटे बेटे को लेकर विदेश चली जाएगी ना, तो तू ये बिल्कुल भूल जा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मनीषा, तुम दुखी मत हो। तुम ये सोचो कि हमें यहाँ पर किस चीज़ की कमी है भला। सब कुछ तो है हमारे पास, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या है। हाँ बेटा। मनीषा बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने ससुराल वालों की बातें सुनती रहती है। कोई बात नहीं मनीषा, तेरा भी दिन आएगा। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और मनीषा की जलन की भावना अपनी जेठानी के प्रति बढ़ती जाती है। जेठानी जी की पोस्ट देखो, हमेशा कितनी खुश रहती है। कॉल पर भी सासू माँ से कितना हंस हंस कर बात करती रहती है। लाइफ हो तो ऐसी। और उनका बेटा, वो भी फॉरेन में रहकर एकदम फॉरेनर जैसा दिखने लगा है। और तो और वहाँ के कितने अच्छे स्कूल में भी पढ़ता है। एक मेरे बेटे को देखो, यहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ता है और ऊपर से रोज साइकिल से स्कूल जाता है। इसके कुछ दिन बाद जब मनीषा सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई थी, यहाँ तो सब्जी लेने के लिए इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आना पड़ता है, और एक तरफ वहाँ है मेरी जेठानी जो बड़े आराम से कार में बैठकर बड़े बड़े सुपरमार्केट में जाती है। ना कोई मोल तोल करना, ना कुछ, बड़े आराम से सामान खरीदती है और कार में ले आती है। क्या करें, लगता है जेठानी जी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो सास ससुर से अलग बैठकर मजे से बिना किसी झंझट के वहां फॉरेन में मस्त लाइफ जी रही है। ऐसे ही गुस्से में मनीषा सब्जियां वगैरह खरीद लेती है और बाजार से घर के लिए निकल जाती है।
वहीं घर आते वक्त उसे अपनी पड़ोसन मिल जाती है। ओफो, ये एक और मिल गई। अरे मनीषा कैसी हो? और तुम्हारी फॉरेन वाली जिठानी कैसी है? मैं ठीक हूँ, वो सब भी ठीक ही हैं। क्या हुआ? 1 महीने पहले तो तुम कह रही थी कि तुम भी कुछ महीनों बाद फॉरेन में शिफ्ट होने वाली हो, तो क्या हुआ उसका? अरे वो तो मैंने कहा था, लेकिन बात यह है कि मेरे ससुराल वाले वहाँ पर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे। वो तो है, तुम्हारे ससुराल वालों ने अच्छा ही डिसीजन लिया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी लाइफ नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। हर चीज़ बहुत महंगी होती है वहाँ तो। तुम लोग वहाँ ना जाओ, यही ठीक है। बहुत पैसे बचेंगे तुम लोगों के। अरे ये सब काम तो भाई अमीर लोगों के हैं। मेरी ननद है ना छोटी वाली, उसके पति का प्रमोशन हो गया है और वो लोग फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं। अरे भैया, उन लोगों की बात ही अलग है। वो लोग ना बहुत पैसे वाले हैं, उन लोगों के लिए फॉरेन में शिफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसी ही मानसी अपनी ननद की बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगती है। अच्छा चलती हूँ। ओके। मनीषा वहाँ से निकल जाती है। जब देखो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। खैर, मैं भी इन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। अभी मैं फॉरेन में होती ना, तो मुझे कम से कम ऐसे पड़ोसी तो ना देखने को मिलते जो अपने पड़ोसियों के बीच में टांग अड़ाते हो। मनीषा इस बात को लेकर बहुत गुस्सा होती है और अगले दिन फिर से अपने ससुराल वालों से विदेश जाने के लिए बोलने लगती है। उस दिन मनीषा किसी की भी नहीं सुनती और बहुत हंगामा करती है। मनीषा बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। हाँ बहू, कभी तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? आप लोग कौन सी मेरी बात सुन रहे हैं? चुप मनीषा, बिल्कुल चुप। अब एक लफ्ज और नहीं बोलोगी, वरना हम तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आएंगे। अरे माँ, ऐसा मत बोलिए, वो समझ जाएगी। अगर समझ जाएगी तो समझा अपनी पत्नी को। फिर क्या, अब कुछ दिन के लिए मनीषा चुपचाप ही रहती है। तभी सभी को पता चलता है कि दीपेश के भैया फॉरेन से यहाँ आ रहे हैं। कुछ दिन बाद जब मनीषा की जिठानी का परिवार विदेश से आ जाता है। हमें यहाँ पर आए हुए कितनी देर हो गई है और देवरानी जी ने अभी तक मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। पिछली बार जब मैं आई थी तो देवरानी जी की देवर जी के साथ शादी नहीं हुई थी, वो नई थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे बात नहीं की होगी, समझ सकते हैं। तब की बात अलग थी, लेकिन अब क्या हुआ? ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। मनीषा अपनी जेठानी से कटी कटी सी रहती है। भैया, विदेशी लोग भला हम देसी लोगों से क्यों बोलेंगे? इनके अंदर एटीट्यूड ही इतना होगा। मनीषा की बातें करीना सुन लेती है। तो ये बात है, देवरानी जी हमारे बारे में ऐसा सोचती है। चलो इनसे मैं ही बात करती हूँ। हेलो देवरानी जी। अब जिठानी जी आप? हाँ मैं। अच्छा मनीषा, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि विदेश में हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होती होगी? हाँ वो तो है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। सच कहूँ, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ की लाइफ बहुत हार्ड होती है। वहाँ हर चीज़ सिस्टमैटिक होती है और तो और बहुत सारे रूल्स भी होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। और तुम्हें पता है, वहाँ के लोग ना ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं रखते, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और त्योहारों के दिन में तो इतना सूना सूना लगता है कि पूछो ही मत। तो आप वहाँ पर क्यों रहती है? और वो आपके इतने सारे अच्छे अच्छे पोस्ट? वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके जो जॉब वहाँ पर हासिल की है ना, वो मेरा सपना था। तो अब जब मुझे अपना सपना मिल चुका है तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती ना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे फॉरेन में रहना है। देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और तुमने वो तो सुना ही होगा कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। बस समझ लो कि ऐसा ही कुछ है। और रही पोस्ट की बात, तो हमारे सोशल अकाउंट हमारे रियल लाइफ को कभी भी सही से शो नहीं करते। आप तो वहाँ पर रहती है ना, इसलिए आपके लिए ये सब कहना आसान है। आपको नहीं पता यहाँ लाइफ कितनी हार्ड होती है। देखो, लाइफ तो सबकी हार्ड होती है मनीषा, और हर किसी को भगवान ने कुछ न कुछ दिया है, इसलिए हमें अच्छी की तरफ फोकस करना चाहिए। यहाँ पर देखो कितना अच्छा है, सभी लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके बारे में हालचाल लेते रहते हैं, और यहाँ पर कितनी चहल पहल है। मैं तो वहाँ हमेशा सिर्फ अपने काम में ही फंसी रह जाती हूँ। इस तरह करीना मनीषा को वहाँ की सारी सच्चाई बताती है। वहीं मनीषा को पूरी बात समझाने के लिए करीना उसे, उसके पति और बेटे को विदेश ले जाती है। विदेश पहुँचने के 5 दिन बाद, जिठानी जी, ये ना
देवरानी जी माफ़ करना, मैं अभी आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा वर्क पेंडिंग है ना, और ऊपर से डेडलाइन भी है शाम तक की। अच्छा अच्छा। वाकई जेठ और जेठानी जी को कितना काम का स्ट्रेस है। अगले दिन जब करीना की मेड गुस्से में चली जाती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ मेड रखना बहुत महंगा पड़ता है। वैसे ही वो मेड इतना पैसा ले रही थी और ऊपर से बोल रही थी थोड़ा और बढ़ाओ। इतना रोकने की कोशिश की, फिर भी चली गई। देखो, आप चिंता मत करिए, आपको जल्दी ही कोई अच्छी मेड मिल जाएगी। हाँ जल्दी मिले तो ही ठीक है, वरना इतना सारा काम मैं कैसे मैनेज करूँगी। इस तरह मनीषा देखती है कि विदेश में लाइफ इतनी आसान नहीं है। वहीं वो ये भी देखती है कि उसकी जेठानी और जेठ अक्सर काम के चक्कर में कितनी भागा दौड़ी कर रहे हैं। तभी दिन आता है दीपावली का। आपने बिल्कुल सही कहा था जेठानी जी, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। त्योहार के दिन भी सब लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। वही तो, यहाँ पर ऐसा ही होता है। अभी ये इंडिया होता ना तो सभी लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते और पड़ोसी भी एक दूसरे के घर मिठाई देने आते। आखिरकार मनीषा को समझ में आ गया था कि वाकई में दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। कुछ दिन बाद सुमेश की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और मनीषा अपने परिवार के साथ वापस इंडिया आ जाती है। मम्मी जी, पापा जी, आप सब सही कहते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मम्मी जी, पापा जी, रिया दीदी, रोहित, नाश्ता तैयार है। मैंने टेबल पर नाश्ता लगा दिया है, सब आ जाइए। बहू, तू तो सच में इस घर की लक्ष्मी है। जब से आई है पूरे घर को संभाल लिया है, सबका कितना ख्याल रखती है। अरे मम्मी जी, ये मेरा ही तो घर है और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो बदले में मेरा भी फर्ज है कि मैं सबका ख्याल रखूं। जीती रहो वर्षा बेटा, हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो और रोज हमारे लिए इतनी टेस्टी आलू के पराठे भी बनाती रहो। बिल्कुल पापा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। भाभी, रक्षाबंधन आने वाला है, इस बार का क्या प्लान है? रक्षाबंधन है ना दीदी, तो बड़े धूमधाम से मनाएंगे हम यहाँ पर। पूजा दीदी भी आएंगी ना, मैंने सोचा है उस दिन कुछ अच्छा सा बना लूंगी। और तेरे मायके वालों का क्या, तू नहीं जाएगी भाई को राखी बांधने? मम्मी जी, हर साल की तरह मैं राखी भेज दूंगी। तभी रोहित नाश्ते की टेबल पर आया। वर्षा ने उसकी प्लेट लगा दी। अभी रोहित नाश्ता करने बैठा ही था कि उसका फोन बज उठता है। लो, तुम्हारे भाई का फोन है। वर्षा ने हाथ पोंछते हुए फोन को स्पीकर पर कर दिया। हेलो दीदी, कैसी हो? बहुत दिन हो गए आपसे बात किए। आप तो जैसे भूल ही गई हो, ना कॉल करती हो ना ही मिलने आती हो। अरे विनीत, ऐसी बात नहीं है। भला तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो तुम सबको हर रोज याद करती हूँ। बस घर के कामों में दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दीदी, इस बार रक्षाबंधन पर आओ ना। हर साल बस राखी भेज देती हो, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। मम्मी पापा भी बहुत याद करते हैं दीदी आपको। और हमें भी बुलाइए विनीत बाबू, सिर्फ दीदी को ही बुलाएंगे क्या? अरे जीजा जी, बिल्कुल, दीदी को आप ही लेकर आइएगा। मम्मी से कहकर आपका फेवरेट लड्डू बनवाएंगे इस बार। तभी विनीत की पत्नी ज्योति ने विनीत से फोन ले लिया और कहा, दीदी, बच्चों ने तो लिस्ट बना ली है आपके लिए कि वो आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे। मम्मी पापा भी दिन भर आपकी बातें करते हैं। दीदी, आपके आने से खूब मस्ती करेंगे। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, बस आपको आना होगा। अच्छा बाबा, मैं सोचूंगी। मम्मी पापा से मिले मुझे भी काफी टाइम हो गया। तुम सबकी बहुत याद आती है। ठीक है दीदी, तो मैं अब फोन रखता हूँ, ऑफिस जाना है। हम सब आपका राखी पर वेट करेंगे। इस बार तो राखी आपके हाथों से ही बंधवाऊंगा। विनीत ने फोन रख दिया। अपने भैया भाभी का इस तरह प्यार भरा बुलावा देखकर वर्षा की आंख भर आई थी, पर उसका मन अभी भी मायके जाने में झिझक रहा था, क्योंकि उसे चिंता थी अपने ससुराल की। देख वर्षा बेटा, कितना प्यार करते हैं सब तुझे। जाना तो बनता है इस रक्षाबंधन। वो लोग भी तो चाहते हैं ना कि उनकी बहन बेटी थोड़ी देर उनके पास रहे, मिले। हाँ भाभी, और फिर मायका तो मायका होता है, थोड़ी देर वहां रहकर अपने बचपन को जी आओ। पर मैं चली जाऊंगी तो मम्मी जी, आप सब क्या खाएंगे? पापा जी की दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? क्यों बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारा मायके जाने का मन नहीं है? नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। मायके में सबसे मिलने का बहुत मन है, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो यहाँ सब कुछ कौन संभालेगा? अरे पगली, 1-2 दिन के लिए जा रही है, ऐसा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम सब मिलकर एडजस्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं चली जाऊंगी इस रक्षाबंधन मायके। हाँ भाभी, और सबके लिए ढेर सारी गिफ्ट लेकर जाना। हम कल ही चलते हैं सबके लिए गिफ्ट लेने, ठीक है ना?
ठीक है दीदी। अगले दिन दोपहर में रिया और वर्षा गिफ्ट लाने मार्केट निकली। गर्मी में भी चेहरे पर प्यारी मुस्कान और मन में मायके की मीठी यादें थी। वर्षा हाथों में गिफ्ट और लिस्ट लिए दुकानें घूम रही थी। भाभी ये देखो, तुम्हारे गिफ्ट्स की लिस्ट तो सरकार के बजट से भी बड़ी लग रही है। अरे दीदी क्या करूं, सबके लिए कुछ न कुछ तो लेना ही है ना। ये देखिए, ये वाला कुर्ता विनीत के लिए और ये साड़ी भाभी के लिए। वाह, सिल्क की साड़ी, ज्योति भाभी पर तो बहुत जचेगी ये साड़ी। भाभी देखिए, ये टेडी बियर नीलू के लिए, देखिए बिल्कुल उसके जितना ही बड़ा है ना। हाँ दीदी, बहुत प्यारा है ये टेडी बियर। ये सुपर हीरो टी शर्ट साहिल के लिए, मेरा राजकुमार है वो। ओहो भाभी, इतना प्यार। भैया भाभी तो क्या, बच्चे भी आपकी राह देख रहे होंगे। हाँ दीदी, नीलू तो मुझे देखकर मेरी गोद से उतरती ही नहीं, और साहिल वो तो आगे पीछे अपनी टॉय कार लेकर घूमने लगता है और कहता है बुआ इसमें बैठो, हम घूमने चलते हैं। और मम्मी पापा, मम्मी को तो बस मेरा हाथ पकड़ के बैठना होता है और पापा बस पूछते हैं कब तक रुकेगी इस बार हड़बड़ी मत करना। रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन वर्षा की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। कुछ देर बाद वर्षा ने कहा, ये देखिए दीदी, ये आपके लिए। इतना अच्छा बैग देखा मैंने तो सोचा आपके ऑफिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अरे भाभी, ये सब क्या, आप अपने मायके की शॉपिंग करिए, यहाँ की चिंता छोड़िए अभी। कैसे छोड़ दूं दीदी, यहाँ भी तो मेरा घर है, आपको भी तो बैग की जरूरत है। दीदी आपने उस दिन कहा था ना, तो बस ये आपके लिए। थैंक यू भाभी, ये सच में बहुत सुंदर बैग है। अरे हाँ, पूजा दीदी आने वाली है ना राखी पर, उनके लिए भी कुछ ले लूं। सुबह उनसे मिल लूंगी और फिर निकल जाऊंगी। भाभी, आपका एक ही मन है और वो 2 हिस्सों में बट गया है। क्या करे दीदी, अब दोनों घरों को बैलेंस तो करना ही पड़ता है ना। और सच पूछो तो पूजा दीदी से मिलने का भी बहुत मन है, कितने दिनों बाद आ रही हैं वो। और हाँ, आप पापा जी को ब्लड प्रेशर की दवाई टाइम से दे दीजिएगा, नहीं तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ भाभी, मैं दे दूंगी टाइम से दवाइयाँ। वैसे भी आपके मायके में तो बड़ी मस्ती होती होगी ना। हाँ दीदी, बहुत। रक्षाबंधन वाले दिन तो पूरा घर गूंजता है। विनीत बहुत मस्ती करता है। ज्योति भाभी ने एक बार अंतराक्षरी में इतना बेसुरा गाना गाया था कि सब पेट पकड़कर हंस रहे थे। वाह, और आप? मैं तो हर गेम की जान होती हूँ दीदी, और दोनों बच्चे वो मुझे एक पल के लिए छोड़ते ही नहीं। पर दीदी, अब वहां रहते भी आप सबकी याद आती है। अरे देखो भाभी, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब हम शॉपिंग करके घर तक आ गए। हाँ दीदी देखिए ना, सचमुच हमने रिक्शा भी नहीं लिया। चलिए अब अंदर चलते हैं, मम्मी जी वेट कर रही होंगी। वर्षा और रिया घर आ चुकी थीं। उन्होंने सारा सामान विमला और महेश बाबू को दिखाया और फिर वर्षा ने सबके लिए चाय बनाई। सबने साथ बैठकर चाय पी। अगले दिन सुबह वर्षा मायके जाने की तैयारी कर ली थी, तभी पूजा का फोन आता है। अरे पूजा दीदी, कब आ रही हैं? कल रक्षाबंधन है ना, मम्मी पापा जी आपको बहुत याद कर रहे हैं। वर्षा भाभी, बहुत मन है मेरा आने का, पर इस बार थोड़ी परेशानी है। अमित जी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है उन्हें कहीं बाहर जाने को, इसलिए नहीं आ पा रही हूँ इस बार। ओह, कोई बात नहीं दीदी, अमित जीजा जी की हेल्थ अभी सबसे जरूरी है। आप राखी भेज दीजिएगा, रिया दीदी राखी बांध देंगी। हाँ बिल्कुल, आप मायके जाओ आराम से और सबको मेरा प्यार देना। फोन कट होता है, तभी रोहित उसके पास आता है। क्या बात है मैडम, अभी तक पैकिंग नहीं हुई? मायके नहीं जाना है क्या? जाना तो है, पैकिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, पर मन पीछे अटक रहा है। अरे भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे पता नहीं कितने महीने के लिए जा रही हो। सभी हंस पड़ते हैं। तू चिंता मत कर, पूजा की राखी आ जाएगी, रिया बांध देगी। और तू पूजा के लिए गिफ्ट्स तो वैसे भी लेकर आई है, उसे भेज देंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अब जल्दी से पैकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह वर्षा ने अपनी पैकिंग कंप्लीट की। फिर उसने बिमला से कहा, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ नमकीन बनाकर रख जाऊं, भूख लगे तो आप खा लीजिएगा। कुछ बनाकर जाने की जरूरत नहीं है बेटा, हम बना लेंगे। 2 दिन की तो बात है बेटा, तसल्ली रख। सुनिए रोहित, प्रेस वाले को कपड़े दे देना। 4 शर्टें हैं और 2 साड़ियाँ, गिन कर देना। पिछली बार 1 शर्ट उसने कम गिनी थी। और हाँ, अपना ध्यान रखना, टाइम से ऑफिस से आकर टाइम से सो जाना। हुक्म मिल गया है मैडम, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब चलो, मैं कार में तुम्हारा सामान रख देता हूँ, तुम बैठ जाओ। वर्षा कार में जा बैठी। सभी घर वाले बाहर खड़े थे उसे सी ऑफ करने के लिए।
तभी वर्षा ने फिर रिया से कहा, दीदी पापा जी की दवाई टाइम से देना और मम्मी जी को दोपहर में फ्रूट्स जरूर देना, उनका बीपी डाउन हो जाता है। ओ भाभी आप जाइए। अब वर्षा तैयार थी, हल्की सी नम आंखें, लेकिन चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। जाओ ना, सब मैनेज हो जाएगा। अब मायके जाकर चिंता मत करना, खूब मस्ती करना। करूं कैसे ना चिंता, ससुराल तो अब अपना ही घर है ना। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और इस तरह वर्षा अपने मायके पहुंची। वर्षा को देखकर सब बहुत खुश हुए। बच्चे तो आकर बुआ बुआ करके उससे लिपट ही गए। दीदी आ गई। मम्मी पापा देखो तो जरा कौन आया है। अरे मेरी लाडो, सच में तू आ गई। तुझे देखने को आंखें तरस गई थी। हाँ मम्मी, आना ही था, वरना राखी कैसे पूरी होती। ये विनीत जिद करके जो बैठ गया था कि इस बार मेरे हाथों से ही राखी बंधवाएगा। हाँ तो 3 साल हो गए आपको रक्षाबंधन पर घर आए। आज तो आपके हाथों से ही राखी बंधवाऊंगा और मिठाई भी खाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, जी भर के मिठाई खा लेना। आप सबको देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। अब तो घर की रौनक आई है। घर में जब बेटियां आती है ना तो बहुत सुकून मिलता है। क्यों बेटा, इतने सालों बाद याद आई बूढ़े माँ बाप की? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत याद आती थी आप सबकी। बुआ, मैंने आपको वीडियो कॉल पर अपनी पूरी लिस्ट बताई थी ना, आप मेरे लिए सारी चीजें लाई हो ना? अरे मेरी राजकुमारी, सब कुछ लाई हूँ और ढेर सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट्स भी लाई हूँ। बुआ, पापा ने मुझे नई साइकिल दिलवाई है। मैं आपको उस पर बैठाकर पूरे मोहल्ले की सैर कराऊंगा। बिल्कुल, हम दोनों साइकिल पर बैठकर मजे से खूब घूमेंगे। दीदी, आपके आने से सच में घर की खुशियां दुगनी हो गई हैं। आप सबका इतना प्यार ना होता तो शायद मैं अब भी सोच ही रही होती। चलो अब अंदर आओ सब। गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बनाई है तुम्हारी भाभी ने। और हाँ, तुम्हारी पसंद वाला बेसन का हलवा भी। जब भी तू आती है सावित्री को हलवा याद आ जाता है और मुझे ना डायबिटीज की वजह से 1 चम्मच भी नहीं देती। हाँ पापा जी, पर दीदी की आने की खुशी में आज आपको थोड़ा सा हलवा चखने को मिल जाएगा। लीजिए दीदी, नाश्ता कीजिए। इसी तरह सबने हंसी मजाक करते हुए साथ बैठकर नाश्ता किया और जैसे समय थम गया हो, जैसे वर्षा का आना फिर से पुराने दिनों को ले आया हो। सब बहुत खुश थे। खुश तो वर्षा भी थी, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने ससुराल की चिंता भी थी। सबसे नजरें चुराकर उसने रोहित को कॉल किया। हेलो रोहित, मैं यहाँ ठीक से पहुंच गई हूँ। अब एंजॉय करो अपना मायका, खूब अच्छे से रक्षाबंधन मनाओ। वहाँ रिया दीदी ने आपको राखी बांध दी ना? और आपने पूजा दीदी की भी राखी बंधवाई की नहीं? और हाँ, पूजा दीदी के लिए जो गिफ्ट मैंने रखा है वो जरूर पूजा दीदी के यहाँ भिजवा देना। अरे हाँ बाबा, सब कर दिया है, डोंट वरी। अब तुम फोन रखो और वहाँ सबके साथ खूब मस्ती करो। बाय बाय। अरे रोहित, पर सुनिए तो। वर्षा अभी बोल ही रही थी कि रोहित ने फोन काट दिया। तभी साहिल ने आवाज दी। बुआ, वहाँ कोने में खड़े होके क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना, चलो गेम खेलते हैं। हाँ, मैं भी खेलूंगी। बुआ, ये साहिल हमेशा चीटिंग करता है, आज आप इसे चीटिंग मत करने देना। हाँ बाबा, आज कोई चीटिंग नहीं करेगा। हम सब साथ बैठकर कैरम बोर्ड खेलेंगे। मैं भी खेलूंगा। पता है साहिल, आपकी बुआ को तो मैं हमेशा कैरम बोर्ड में हराता था। अच्छा जी, बच्चों के सामने फेंक रहे हो। चलो आओ मैदान में खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, मुझे खेले काफी दिन हो गए, पर भूली नहीं हूँ। इसी तरह बच्चे विनीत और वर्षा मिलकर कैरम बोर्ड खेलने लगे। ज्योति सबके लिए खाना बनाने किचन में चली गई। सावित्री और श्याम बाबू पास बैठे बस सबको खेलते हुए निहार रहे थे। थोड़ी देर बाद ज्योति ने सबके लिए खाना लगा दिया। सबने साथ बैठकर खाना खाया। फिर वर्षा ने अपनी राखी की थाली सजाई। आओ विनीत, अब राखी बंधवा लो। भाभी, आप भी आइए ना। नीलू, साहिल, तुम भी आओ। हाँ दीदी, बस इसी पल का तो वेट हो रहा था। मुझे सबसे अच्छी वाली राखी बांधना। इतना बड़ा हो गया है विनीत, फिर भी बच्चों की तरह करता है। चल हाथ आगे कर। मैं बाजार से बहुत ढूंढ कर तेरे लिए ये स्पेशल राखी लाई हूँ। इस तरह वर्षा ने विनीत को राखी बांधी, फिर ज्योति और बच्चों को भी राखी बांधी और सबको गिफ्ट भी दिए। विनीत ने भी वर्षा को ढेर सारे गिफ्ट और पैसे दिए। राखी बांधकर वर्षा ने कहा, चलो, मैंने अपना वादा निभाया विनीत। तुमने कहा था मेरे हाथों से राखी बंधवानी है और देखो मैंने बांधी है। पर अभी तो शाम के 4 ही बजे हैं, मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। ये क्या बात हुई दीदी, आपने इतनी जल्दी कैसे जाने का सोच लिया? हाँ बेटा, एक तो इतने दिनों बाद आई है और फिर भी कह रही है कि अभी चलती हूँ।
थोड़ा टाइम हमारे साथ भी बिता ले। वर्षा बेटा, कुछ दिन रहकर चली जाना, कम से कम आज तो रह जा। मैं रह जाती, मुझे भी अच्छा लग रहा है आप सबके साथ, पर वहाँ घर पर भी सब कैसे मैनेज करेंगे मेरे बगैर। सबको जैसे करना होगा दीदी वैसे कर लेंगे, एक दिन की ही तो बात है, रह जाओ ना यहाँ। वैसे भी तुमने कहा था कि घर पर 2 दिन का बोल कर आ रही हो और तुम आज ही जाने की बात कर रही हो। रुक जाओ ना बुआ, पता है मुझे आपको कितनी सारी चीजें दिखानी है। हाँ बुआ, प्लीज रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मैं आज रुक जाती हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आज रात कोई नहीं सोएगा। हम खूब सारी बातें करेंगे पूरी रात और अंतराक्षरी भी खेलेंगे। ये हुई ना बात, अब हम सब रात भर खूब मजे करेंगे। वर्षा ने सबकी इतने जोर देने पर रहने के लिए हाँ तो कर दी थी और सबको अपनी खुशी दिखा भी रही थी, पर कहीं न कहीं उसे अपने ससुराल की याद आ रही थी और बहुत फिक्र भी हो रही थी। रात का खाना खाकर महफिल जम चुकी थी, सब गप्पे मार रहे थे कि तभी वर्षा ने बहाना किया। आप सब बातें करिए, मैं सबके लिए कुछ मिडनाइट स्नैक और चाय बनाकर लाती हूँ, फिर हम सब अंतराक्षरी खेलेंगे। आप बैठिए ना दीदी, मैं बना देती हूँ ना। अरे नहीं भाभी, आप बैठिए ना, सारा दिन हो गया आपको काम करते करते, अब आप आराम से बातें कीजिए, अभी मैं अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाती हूँ। ऐसा कहकर वर्षा किचन में चली गई और वहां जाकर उसने स्नैक्स बनाते बनाते रोहित को फोन किया। हेलो रोहित, सो गए क्या? यार रात के 1:30 बज रहे हैं, इस टाइम इंसान सोता ही है। कहो क्या बात है? सॉरी, मैंने आपकी नींद डिस्टर्ब की, पर मुझे ये पूछना था कि पापा जी ने दवाई ली है ना, और आप सबने खाने में क्या खाया? आज इतना बड़ा त्योहार था और मैं आप सबके लिए कुछ स्पेशल नहीं बना पाई। तुम चिंता मत करो, पापा को रिया ने दवाई दे दी थी और रिया और मैं मिलकर घर पर पूरी सब्जी बनाई थी। अब तुम फोन रखो और मुझे सोने दो। ठीक है, सो जाइए, पर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं फिर फोन करूंगी। मुझे मम्मी जी और पापा जी, रिया और आपकी बहुत याद आ रही है, मन नहीं लग रहा मेरा। वर्षा ने रोहित का फोन रखा और जैसे ही पीछे मुड़ी, देखा तो ज्योति पीछे खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। ज्योति को देखकर वर्षा थोड़ी घबरा गई। फिर वर्षा ने ज्योति से कहा, भाभी आप कब आई? तभी जब आप जीजा जी से बातें कर रही थी और कह रही थी मेरा मन नहीं लग रहा। अरे भाभी, वो तो बस ऐसे ही, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी भी हुई है और बच्चों को तो छोड़ने का ही जी नहीं कर रहा। पर भाभी, मुझे वहाँ की भी चिंता लगी रहती है। मैं यहाँ हूँ, वहाँ सब कैसे मैनेज हो रहा होगा। आपको पता है, आज रोहित को खाना बनाना पड़ा और पापा जी की तो सुबह मेरे हाथ की चाय बिना होती ही नहीं। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। मम्मी जी जरा सुनिए तो, वर्षा दीदी क्या कह रही हैं? इनको अपने ससुराल की याद आ रही है, मन नहीं टिक रहा इनका यहाँ। भाभी प्लीज, आप बुरा मत मानिए, कसम से मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बस मैं तो ऐसे ही सबका हालचाल पूछ रही थी वहाँ का। अब सावित्री भी वहाँ आ गई। ज्योति और सावित्री ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा दी। फिर ज्योति ने वर्षा से कहा, दीदी हमें तो इस बात की खुशी है कि आपको ससुराल में इतना प्यार मिलता है और आपको मायके से ज्यादा ससुराल प्यारा हो गया है। हाँ बेटा, मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि एक लड़की जब बहू बनती है और जिम्मेदारियां आती हैं तो उसके मन में कैसी कश्मकश चलती रहती है। सच में हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। हाँ दीदी, अब रात भर हमारे साथ खूब मस्ती करके और सुबह खुशी खुशी अपने ससुराल जाइए, लेकिन एक शर्त है, मिलने आते रहिएगा, हमें भी आपकी याद आती है और आपका इंतजार रहता है। हाँ, अब मैं हर साल रक्षाबंधन पर जरूर आप सबसे मिलने आऊंगी। ऐसा कहते कहते वर्षा की आंखें नम हो गई थी। फिर सबने रात भर खूब मस्ती की और सुबह वर्षा खुशी खुशी अपने मायके से ढेर सारी यादें लेकर ससुराल लौट गई।